कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम देखते हैं अब, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं? सबसे पहले थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टिमुलस, या पहले तो स्टिमुलस समझते हैं। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज एन एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट जिसकी वजह से कि जो नर्व इम्पल्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो एक्साइट हो जाते हैं। ओके, मतलब एक मैसेज, जब एक उनमें मतलब जनरेशन हो जाता है मैसेज का, ठीक है। जैसे कि समझिए आप, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, का टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकती है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं टच करूँ किसी चीज़ को, जैसे मैंने बोर्ड को टच किया या फिर मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया, टच करने से क्या हुआ, मैसेज यहाँ पर जो रिसेप्टर थे उन्होंने रिसीव किया इसको, उन्होंने मैसेज दिया कहाँ पर, मेरे नर्वस सिस्टम पर, तो वो मैसेज न्यूरॉन से होता हुआ कहाँ गया, मेरे ब्रेन में गया, ठीक है, वहाँ पर एक प्रोसेस हुआ, फिर वहाँ से मैसेज आया हमारे हाथ में कि मैं अपने हाथ को पीछे हटा दूँ, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हुई है इसमें। तो यहाँ पर जो गर्म चीज़ थी, इसको मैंने टच किया था, वो क्या था, स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि उसके टच करने से मेरी बॉडी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा चेंज इन एनवायरनमेंट, कुछ भी ऐसा हो जाए एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से कि हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने की जरूरत पड़े, वो चीज़ क्या होती है, स्टिमुलस होती है। तो एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू विच आवर बॉडी नीड्स टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, दैट इज स्टिमुलस। समझ में आया बात? अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या है? एडिक्वेट स्टिमुलस। उसको क्या कर सकते हैं? एडिक्वेट स्टिमुलस। एडिक्वेट स्टिमुलस मतलब कि इतना स्टिमुलस इतना हो, वो जो जिस भी चीज को, जो भी हमें रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर रहा है, उसकी वैल्यू इतनी हो स्टिमुलस की कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्ड जनरेट हो जाए, मतलब कि जो न्यूरॉन्स है वो एक्साइट हो जाए, यानी कि नर्व इंपल्स जनरेट हो जाए। न्यूरॉन्स में मैसेज किस फॉर्म में जाता है? नर्व इंपल्स की फॉर्म में जाता है। तो इतना हमारी बॉडी में मतलब स्टिमुलस की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, उसकी जो भी चीज हमें रिस्पॉन्ड करने को मजबूर कर रही है, उस स्टिमुलस की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएं और अपने अंदर एक नर्व इंपल्स जनरेट कर लें। तो अगर कोई स्टिमुलस इतना है, इतनी उसकी वैल्यू है, कम से कम एक वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट नर्व इंपल्स, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। समझ आई बात आपको? मतलब कहने का ये है, मान के चलिए एग्जांपल के लिए इतनी एक वैल्यू है स्टिमुलस की, इतना स्टिमुलस चाहिए हमको नर्व इंपल्स को जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर स्टिमुलस का जो अमाउंट है वो इतना हो जाता है, कम रह जाता है, तो क्या होगा? नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हुई, ये किसकी वैल्यू हुई? इतनी यहां से लेके यहां तक किसकी वैल्यू हुई? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की। और अगर इससे कम रह जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट सब थ्रेशोल्ड। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई दो बच्चों में दो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने क्या किया, एक दूसरे बच्चों को ऐसी बात कह दी कि जिससे उसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो गुस्सा इतना नहीं, मतलब वो बात ऐसी नहीं थी कि हाथापाई हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो बात कही गई थी उसका स्ट्रेंथ, उसका जो इफेक्ट था वो उतना नहीं हो पाया कि उसको कि नौबत लड़ाई तक आ जाए, बस थोड़ा सा नाराज हुआ, काम खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वो ऐसी बात कहता है जिससे नौबत हाथापाई की आ जाती है, तो वो जो बात कही गई है यहाँ पर वो क्या होगी? दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। समझ में बात? तो कितना स्टिमुलस चाहिए हमको नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए? मिनिमम कितना चाहिए? दैट मिनिमम वैल्यू इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो यहाँ पर जब आप इस डेफिनेशन लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे आप? मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट नर्व इंपल्स, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या एडिक्वेट स्टिमुलस। लेकिन अगर इससे वैल्यू कम होती है, इफ there is any stimulus which is not able to generate nerve impulse in a neuron, it means that stimulus is known as subthreshold stimulus. Subthreshold stimulus, it is always lesser than the threshold stimulus. Okay, next, all or none principle, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो कोई नर्व फाइबर या न्यूरॉन, या तो कोई नर्व फाइबर न्यूरॉन नर्व इंपल्स पूरी स्ट्रेंथ के साथ जनरेट करेगा और कंडक्ट करेगा, या फिर बिल्कुल नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं और या नर्व फाइबर्स हैं वो एक्साइट या तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ करेंगे
या वो बिल्कुल भी एक्साइट नहीं होंगे, बिल्कुल भी इसमें नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वीक इम्पल्स हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल होगा या नन होगा, ऑल और नन प्रिंसिपल कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, ठीक है। अब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है, मान लीजिए एक ये स्टिमुलस आया ऐसे करके, एक स्टिमुलस है इतना और एक इतना है ऐसे करके। अब ये दोनों सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, अकेले खुद अपने दम पर ये नर्व इम्पल्स जनरेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये ऐड हो जाए तो ये मिलकर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बना सकते हैं। तो इनका जुड़ना ही क्या कहलाता है, समेशन। कहने का मतलब ये है कि हमने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, मान लीजिए मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ वीक स्टिमुलस आ रहा है या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ रहा है, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, लेकिन यहाँ पर आगे एक्सॉन हिलॉक पे आगे क्या हो रहा है, ये सब कंबाइन हो रहे हैं, कई सारे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलकर कंबाइन हो गए। उन्होंने क्या दिखाया, एडिटिव इफेक्ट दिखाया। एडिटिव मतलब जुड़ना, तो इफेक्ट दिखाया। तो उससे क्या हुआ, उससे वो मिलकर क्या बन गया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बन गया, और क्योंकि वो थ्रेशोल्ड बन गया है तो अब नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएंगे। तो समेशन मतलब क्या हुआ, एडिटिव इफेक्ट या combining of many sub threshold stimulus to form one threshold stimulus to require to generate the nerve impulse in a neuron या nerve fiber, ठीक है। ये है समेशन। थ्रेशोल्ड हो गया, सब थ्रेशोल्ड हो गया, ऑल और इनविजिबल हो गया और समेशन हो गया। अब है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब है कि नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकती है, जनरेट हो सकती है किसी नर्व फाइबर में या न्यूरॉन में, ठीक है, जनरेट हो सकती है। तो यही जो प्रोसेस है जनरेशन की ऑफ नर्व इम्पल्स किसी भी न्यूरॉन में, ये क्या कहता है, ये एक्साइटेबिलिटी कहलाती है। एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी दो मेन प्रॉपर्टी है न्यूरॉन की, यानी नर्व जो न्यूरॉन है, देखो न्यूरॉन में क्या होता है, ये जो पार्ट है एक्सोन का, यही क्या है, दिस इज एक्चुअली में ये नर्व फाइबर है, ये नर्व फाइबर है। तो इसमें नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो जिसकी प्रॉपर्टी है नर्व इम्पल्स जनरेट करने की, यही कहलाती है क्या, एक्साइटेबिलिटी। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स या प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एक्टिव आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलस, अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, दैट इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। मतलब नर्व इम्पल्स न्यूरॉन का एक्साइट हो जाना। एक्साइट का मतलब क्या है, एक्टिव हो जाना। एक्टिव का मतलब क्या है कि नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो जाना। कब हो रहा है, ड्यू टू द रिसीविंग अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक्सोन हिलॉक के बाद यहाँ पर कहाँ पर, मैंने बताया था आपको कहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, हमेशा मेम्ब्रेन पर होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर जनरेशन हुआ, अब ये यहीं पर नहीं रहेगा, ये नर्व इम्पल्स आगे बढ़ेगी, ये आगे मूव करेगी। तो ये जो कंडक्ट कर रही है मतलब ये आगे बढ़ रही है। तो नर्व इम्पल्स जहाँ पर होती है एट द साइट ऑफ ओरिजिन तक नहीं रहती। नर्व इम्पल्स डू नॉट रिमेन ऑन द साइट एट द साइट ऑफ ओरिजिन, इट ट्रेवल्स अलोंग द मेम्ब्रेन, इट गोज फॉरवर्ड। तो ये आगे बढ़ती है, कंडक्ट करती है। इसलिए कंडक्टिविटी भी न्यूरॉन की एक प्रॉपर्टी है कि वो नर्व इम्पल्स को आगे कंडक्ट करवाता है, सिर्फ एक ही जगह ये नर्व इम्पल्स नहीं रहती है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ओके।